सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि अब तक हम लेकर आए थे क्रम से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से बाबा साहब के स्पीचेज। खंड 39 का कल अंतिम स्पीच हमने आपके समक्ष बाबा साहब का रखा था और आज के जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बाबा साहब का जो स्पीच लेकर उपस्थित हुए हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 का पहला स्पीच है। आखिर पहले ही स्पीच में बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं, विषय से आप काफ़ी कुछ समझने का प्रयास जरूर करेंगे। जो लोग करोड़ों लोगों को अछूत और अपराधी मानते हों उन्हें आज़ादी मांगने का हक नहीं है। आखिर वो कौन लोग हैं जो लगभग 7 से 8 करोड़ लोगों को अछूत और अपराधी मानते हैं, अस्पृश्य मानते हैं? आखिर वो कौन लोग हैं? और जो लोग करोड़ों लोगों को अछूत और अपराधी मानते हैं, क्या उन्हें आज़ादी मांगने का हक है? इसी संबंध में बाबा साहब का आज का क्रांतिकारी भाषण होने जा रहा है। दूसरी बात हम आपको बता दें, बाबा साहब 1942 से और अब तक यानी कि 1946 का ये भाषण है बाबा साहब का। तो ऐसे में इतने सालों में, लगभग 3 साल में बाबा साहब लगातार अंग्रेज सरकार में मंत्री हैं, लेबर मिनिस्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेबर मिनिस्टर के रूप में बाबा साहब ने समाज के लिए क्या कुछ किया है? कई बार आपके समक्ष भी ये प्रश्न आ सकता है कि बाबा साहब तो अंग्रेज़ों की सरकार में मंत्री थे और ऐसे में बाबा साहब ने समाज के लिए क्या किया। तो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बेहद गंभीरता के साथ यदि आप इसको सुनते हैं अंबेडकर संदेश को, तो सच है कि आप निश्चित रूप से बाबा साहब के उन महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में अवगत हो सकेंगे जो बाबा साहब ने इस अवधि में किए हैं। आज का जो स्पीच है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40, हमने पहले ही आपको बताया, पेज नंबर 1 से 2 तक। और क्या कुछ है, आइए प्रस्तुत करते हैं। अस्पृश्यों के एकमात्र नेता और भारत सरकार के कार्यकारी मंडल के सदस्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर दिनांक 14 जनवरी 1946 को सुबह मद्रास मेल से सोलापुर आए। सुबह सोलापुर नगर पालिका और जिला लोकल बोर्ड संस्था की ओर से हरि भाई देवकरण हाई स्कूल के मूल्य स्मारक मंदिर में डॉक्टर अंबेडकर को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर शहर के प्रमुख व्यवसायी, डॉक्टर, सरकारी अधिकारी, वकील आदि आमंत्रित गणमान्य उपस्थित थे। शुरुआत में नगर पालिका की ओर से प्रदान किए जाने वाले प्रशस्ति पत्र का मसौदा नगर अध्यक्ष राव बहादुर नागप्पा अणरा अफजूलपुरकर ने पढ़कर सुनाया। फिर प्रशस्ति पत्र डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को प्रदान किया गया। उसके बाद जिला बोर्ड की ओर से प्रदान किया जाने वाला प्रशस्ति पत्र बोर्ड के अध्यक्ष श्री GD साठे ने पढ़कर सुनाया और प्रदान किया। प्रशस्ति पत्रों के स्वीकार करने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कुछ कहा, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे। बाबा साहब ने कहा कि मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। सोलापुर शहर मेरे लिए अपरिचित नहीं है। मैं कई बार यहाँ आया हूँ, राजनीति और सामाजिक कार्यों का प्रचार भी किया है। सच में देखा जाए तो मेरे सार्वजनिक कार्य की शुरुआत सोलापुर से ही हुई है। स्वर्गीय राज्य माने मूले ने अस्पृश्यों के लिए बोर्डिंग खोला और खुशी की बात है कि उनका काम उनके भाई डॉक्टर भालचंद्र राव बनाम काका साहब मूले ने बढ़िया ढंग से आगे बढ़ाया है, चलाया है। भारत सरकार का अब तक का इतिहास देखें। अब बाबा साहब इतिहास बताते हैं तो पता चलता है कि कर वसूलना तथा कानून और व्यवस्था पर नज़र रखना, यही 2 उद्देश्य उनके सामने थे। हालांकि वर्तमान में इनमें कुछ बदलाव आया है। देश की दरिद्रता दुनिया के इतिहास में अपनी ही तरह की मिसाल है। सब मानेंगे कि इसी दरिद्रता को मिटाने का उद्देश्य हमने अपने सामने रखा है। दिल्ली में पुनर्गठन का काम बड़े जोरों से चल रहा है। रहने की सुविधा, शिक्षा, व्यवसाय और उद्योग आदि पर केंद्र सरकार की 90% ऊर्जा व्यय हो रही है। इस काम में स्थानीय बोर्ड महानगर पालिका की मदद लेने की नीति अपनाने की व्यवस्था बनाई जाने वाली। मैं अभी मंत्री हूँ। केंद्र सरकार की ओर से मजदूरों के हितों के बारे में अधिक ध्यान दिया जा रहा है। तब बाबा साहब कहते हैं कि 1930 में इस मुद्दे को लेकर रॉयल कमीशन का गठन किया गया था। इस आयोग ने कई सूचनाएं दी थी।
1930 से 1942 तक का इतिहास देखने से पता चलेगा कि इस बारे में कुछ भी काम नहीं हुआ। यानी कि रॉयल कमीशन ने जो यहाँ पर सुझाव प्रस्तुत किए, जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें जो सुझाव दिए उन पर कोई अमल 1930 से लेकर 1942 तक नहीं हुआ। लेकिन बाबा साहब कहते हैं 1942 से अर्थात मेरे मंत्री पद ग्रहण करने के बाद से आज 1940 तक केवल 3 वर्षों में विकास हुआ दिखाई देगा। ये आत्म प्रशंसा नहीं है बल्कि वास्तविकता है। 1920 से आज तक केंद्रीय असेंबली में मजदूरों के केवल एक प्रतिनिधि को लिया जाता था। आज आप देखेंगे कि लोकसभा में 3 मजदूर प्रतिनिधि हैं। अब तक काउंसिल ऑफ स्टेट्स में एक भी मजदूर प्रतिनिधि नहीं लिया जाता था, लेकिन अब से एक प्रतिनिधि वहाँ भी लिया जाएगा। ये बड़ा काम बाबा साहब ने कर दिखाया है। सम्मानित साथियों, आगामी केंद्रीय असेंबली की बैठक में 10 बिल पेश होने वाले हैं। 10 बिल जो पेश होने वाले हैं उसमें क्या कुछ होगा? बाबा साहब कहते हैं जो मजदूरों के हित में होंगे, इनके मसौदे मैंने तैयार किए हैं। यानी कि आप इस बाबा साहब के स्पीच से आप ज़रूर इस संदेश को लेने की कोशिश कर रहे होंगे कि किस तरह से बाबा साहब ने मजदूरों के, किसानों के हितों की बात लगातार की है। जब भी बाबा साहब को मौका मिला, बाबा साहब ने दबे कुचले वंचित समाज के लिए बहुत कार्य किया है। मेरे साथियों, बाबा साहब कहते हैं कि इससे पता चलता है कि किस तरह देश में सामाजिक और आर्थिक दरिद्रता को दूर करने की कोशिशें जारी हैं। देश में सामाजिक स्थितियां अजीब हो गई हैं। देश के 6 करोड़ लोगों को अछूत मानने वाले और छुआछूत का पालन करने वाले लोग इस देश में हैं। इस देश में अपराधों को व्यवसाय के तौर पर उपजीविका का साधन बनाने वाले 25 लाख लोग हैं। इतिहास बताता है कि 8000 वर्ष पूर्व इस देश में संस्कृति का निर्माण हुआ। ऐसे भी करोड़ों लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि कैसे कपड़े पहने, खाना क्या खाएं आदि। जो सामर्थ्यवान हैं उन पर ये जिम्मेदारी है। देश आज़ाद हो कहने वालों पर यह जिम्मेदारी और ज़्यादा है। जो लोग 6 करोड़ लोगों को अछूत और अपराधी मानते हैं, उन्हें आज़ादी मांगने का हक कैसे हो सकता है? इस जिम्मेदारी को टाला नहीं जा सकता। आज़ादी मांगना बहुत आसान है। मुझसे कई बार पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब, आप कांग्रेस में क्यों नहीं शामिल हो जाते? आपका सम्मान बढ़ेगा। हर रोज़ अखबार में मौके की जगह पर आपका नाम छपेगा। लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं है। बोलने से अधिक काम करने की ज़रूरत होती है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा कोटेशन बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं कि हमारा नाम छपे ना छपे अखबार में, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। सम्मानित साथियों, हमें परवाह इस बात की है कि काम होना चाहिए। मैं कहीं भी जाऊं, जब ऐसी स्थितियों से सामना होता है तो मन व्यथित होता है। अस्पृश्यता निवारण का असली काम मैं ही कर रहा हूं। असल में ये काम स्पृश्य समाज के नेताओं का है। सही बात है। किसी भी पौधे की जो जड़ होती है, जिसने उस पौधे को रोपा है, जिसने उस पौधे को लगाया है, उसकी ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वो उसको खाद पानी दे। पौधा अगर गलत जम गया है तो उस पौधे को नष्ट करने का काम उसी को करना चाहिए। पौधा अच्छा है तो उसे खाद पानी देना चाहिए, निराई गुड़ाई करना चाहिए। लेकिन अगर पौधा गलत लग गया है, जिससे समाज का नुकसान होगा, कांटों वाला पौधा है, तो ऐसे में उस पौधे को खत्म करना उचित रहेगा। और कौन करेगा? जिसने वो पौधा लगाया है। तब बाबा साहब कहते हैं कि काम, ये जो काम है अस्पृश्यता निवारण का, वो आखिर में किसे करना चाहिए? इस स्पृश्य वर्ग को करना चाहिए। इस स्पृश्य जो वर्ग है, समाज के नेता हैं, उन्हें ये काम करना चाहिए। क्योंकि ये पौधा जो है अस्पृश्यता का, छुआछूत का, ये किसने लगाया? ये अस्पृश्य समाज तो नहीं लगाया, SC ST OBC ने तो नहीं लगाया। और जिसने ये पौधा रोपा है अस्पृश्यता का, छुआछूत का, जातिवाद का, उसे ही इस पौधे को खत्म करना चाहिए। लेकिन क्या वो ऐसा कर रहे हैं? तब बाबा साहब कहते हैं कि अंग्रेजों से आज़ादी मांगने वालों को अपने देश की छुआछूत की समस्या के निवारण का काम हाथ में लेना चाहिए। स्वराज मांगने वाले इन लोगों के बारे में अंग्रेज मन ही मन क्या सोचते हैं, इसका मुझे एहसास है। जितनी जल्दी अस्पृश्यता नष्ट होगी, उतनी ही जल्दी हमें आज़ादी मिलेगी, स्वराज हाथ में आएगा। ये निश्चित है कि उसके बगैर स्वराज नहीं मिलेगा। बाबा साहब चाहते हैं कि अंग्रेज हमारे देश से चले जाएं अपने देश को, लेकिन ऐसे नहीं।
स्वराज का मतलब यहाँ पर समान भागीदारी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में शासन सत्ता चली जाए और हम हजारों वर्षों की भांति हमारा जो अस्पृश्य समाज है, SC, OBC माइनॉरिटी है, वो पुनः उसी दलदल में फंस जाए जिस दलदल से कुछ हद तक निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तब बाबा साहब कहते हैं कि स्वराज, पूर्ण स्वराज हम तभी मानेंगे जब अस्पृश्यता निवारण होगा, छुआछूत खत्म होगा, जातिवाद खत्म होगा, और ये खत्म करने का कार्य स्पृश्य वर्ग को करना चाहिए। बहुत बड़ा संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण भागवत खंड 40 से लेकर आज हम उपस्थित हुए थे। सम्मानित साथियों, इस डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में अगर आपको एक बड़ा संदेश मिला है, आप महसूस करते हैं कि ये संदेश जन जन तक पहुंचना चाहिए, तो पहुंचाएगा कौन? इस संदेश को पहुंचाएगा कौन? समाज तक पहुंचाने का कार्य की जो जिम्मेदारी है वो हमारी और आपकी भी है, नैतिक जिम्मेदारी है। तो इसे अब बिना विलंब के इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले मुख्य बात यहाँ पर हम आपको बता दें। आज का पहला प्रश्न, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजनीतिक और सामाजिक कार्यों की शुरुआत कहाँ से किया था? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वराज प्राप्त करने का आधार क्या बताया है? हम एक अलग से प्रश्न आपके समक्ष जोड़ते हैं। बाबा साहब जब बाबा साहब लेबर मिनिस्टर थे भारत सरकार में, 1942 से 1946 तक का जो घटनाक्रम बाबा साहब ने बताया, मजदूर वर्ग के लिए क्या कुछ किया है, समाज के लिए क्या किया है, कोई एक कार्य बताने का कार्य आप करेंगे कमेंट सेक्शन में। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम जरूर बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है, और ऐसा ही वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में। यदि आप भी अपना मूल्य योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर आप कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।